हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने रैखिक प्रोग्रामन का भाग 13। तो अभी तक भाग 12 तक हमने बहुत सारे उदाहरण किए हैं। और अब हम कितने तरह के रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हो सकती हैं उन्हें हल कर रहे हैं। तो चलिए इस भाग को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 8। उदाहरण 8 क्या है? उदाहरण 8 है उत्पादन संबंधी समस्याओं के बारे में। उसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो उत्पादन संबंधी समस्या। चलिए इसका एक उदाहरण दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। एक सेकंड। चलिए अब ठीक है। तो इसमें दिया गया है, एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के दो नमूनों प्रतिमान ए और बी बनाती है। तो एक निर्माणकर्ता कंपनी, एक की कोई भी कंपनी है, वो ए और बी कोई भी दो नमूने, आप कुछ कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी दो चीजें ए और बी बनाती हैं, ठीक है। तो नमूना ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है, ठीक है। जबकि नमूना बी के प्रत्येक नग बनाने में 12 श्रम घंटे और पॉलिश करने में 3 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। तो कंपनी ए बनाती है और बी बनाती है, ये दो नमूने कंपनी बनाती है, ठीक है। नमूना एक एक नमूना नमूना ए बनाने में हमें 9 श्रम घंटे लगते हैं और 1 श्रम घंटा लगता है उसे पॉलिश करने में। और नमूना बी बनाने में 12 श्रम घंटे लगते हैं और 3 घंटे लगते हैं पॉलिश करने में, मतलब, ठीक है। तो बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 1 से 80 तथा 30 हैं। तो वह केवल 1 से 80 घंटे तक ही बना सकता है और 30 घंटे तक ही पॉलिश कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर रुपये 8,000 तक तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर रुपये 12,000 का लाभ कमाती है। तो कंपनी अगर नमूना ए बनाती है तो उसको 8,000 रुपये का लाभ होगा, और अगर नमूना बी बनाती है तो उसके 12,000 का लाभ होगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमें लाभ को अधिकतम करना है। इतना अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम अभी तक बहुत सारे उदाहरण कर चुके हैं, तो अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हमारी समीकरणाएं हैं, किस कौन हमारा उद्देश्य फलन है, तथा किसको हमें अधिकतम या फिर न्यूनतम करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 8,000 12,000 से जो भी फलन बनेगा वह हमारा उद्देश्य फलन जेड होगा। वह हमें उसको अधिकतम करना है क्योंकि वह लाभ है। और आप यहाँ पर समीकरणाएं व असमीकरणों की बात करोगे तो उसके पास केवल श्रम घंटों के लिए 1 से 80 घंटे हैं, उसके पास श्रम घंटों के लिए 30 घंटे हैं उसके लिए पॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो यह हमारी समीकरणाएं हैं, या फिर हम उन्हें असमीकरण कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों को अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए। तो वह नमूना ए भी बना रहा है और नमूना बी भी बना रहा है। तो कितने नगों को अधिकतम लाभ, हमें उसका सकल लाभ जो भी है उसको उद्देश्य फलन को अधिकतम करना है। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए। तो एक सप्ते में उसे कितने नमूना ए नमूना बी बनाना चाहिए ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। तो आगे देखते हैं। तो प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है, और ये भी निकालना है कि प्रति सप्ताह उसका अधिकतम लाभ क्या होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका हल देखते हैं। तो मान लीजिए कि नमूना ए के नगों की संख्या x है। तो जो भी नमूना ए है, कोई भी वस्तु नमूना ए है उसकी संख्या x है, वो x संख्या में बनाए गए हैं, तथा नमूनों वे की संख्या y है। यहाँ से आप देख सकते हैं नमूना बी के नगों की संख्या y है, ठीक है। इसलिए कुल लाभ जो भी नाम लिख लेगा, अब मैंने आपको पहले इसमें देखिए बताया था कि ए नमूना बेचने पर उसको 8,000 का लाभ हो रहा है और बी नमूना बेचने पर उसको 12,000 का लाभ हो रहा है। ए नमूना उसके पास कितने हैं, एक्स। बी नमूना उसके पास कितने हैं, बाई। तो 8,000 का जब हम एक्स से गुणा करेंगे, 12,000 का हम बाई से गुणा करेंगे, तो यह उसका उद्देश्य फलन निकल आएगा। इसी उद्देश्य फलन को हमें अधिकतम करना है। तो देखिए यहाँ से उसका कुल लाभ कितना आएगा, आ जाएगा 8,000 गुणा एक्स जोड़ 12,000 गुणा बाई। यह उसका
सकल लाभ जो कि अधिकतम लाभ आ गया, जो कि 8,000 गुणा x जोड़ 12,000 गुणा y। यह उसका उद्देश्य फलन आ गया। इसको हम अब अधिकतम करेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण निकलेंगी उनकी मदद से। चलिए, तो अब हमारे पास प्रदेश समस्या का गणितीय सूत्रीकरण निम्नलिखित है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत इन्हें हम समीकरण भी कहते हैं। तो 9x जोड़ 12y 1 से 80 से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जी कैसे आया। तो उसके पास a है, a नमूने कितने हैं x, b नमूने कितने हैं y। अब x नमूने को बनाने में कितने श्रम घंटे लगेंगे, 12। b नमूने को बनाने में कितने श्रम घंटे लगेंगे, कितने श्रम घंटे लग रहे हैं उसको, 9। नहीं, ए नमूने को बनाने को में उसको लग रहे हैं 9 श्रम घंटे, और बी नमूने को बनाने में उसको लग रहे हैं 12 श्रम घंटे। तो 9 का गुणा हम x से करेंगे, 12 का गुणा हम y से करेंगे। तो 9x जोड़ 12y, यह हमारा 1 से 80 से कम होना चाहिए, क्योंकि वह इससे ज्यादा श्रम घंटे नमूनों को बनाने में नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो 9x जोड़ 12y हमारा 1 से 80 से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। देखिए, हमारा पहला समीकरण समीकरण यह आ गई। तो ठीक है, जब हम इसको 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3x जोड़ 4y, जो कि 60 या फिर 60 से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए, हम देखेंगे कि अब हमने इसको एक बार और भाग दे दिया। एक बार हम इसे और भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब देखेंगे अगली समीक्षा कैसे आएगी। अब ठीक है, हमारी अगली समीक्षा है पॉलिश करने के श्रम घंटों के से कैसे निकलेगी। तो नमूना ए को उसको 1 घंटा पॉलिश करना पड़ता है, और नमूना बी को उसे 3 घंटा पॉलिश करने पड़ता है, और नमूना ए उसके पास कितने हैं एक्स, नमूना बी कितने हैं पाई। तो एक्स जोड़ 3 बाई, यह उसके कितने 30 से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। देखिए, दिया गया है कि वह पॉलिश करने के लिए 30 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो एक्स जोड़ 3 बाई 30 से कम या फिर 30 के बराबर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है पॉलिश का व्यवरोध। ठीक है, और ये तो पता ही चल गया होगा कि एक्स और वाई 0 से बड़ा होना चाहिए। उद्देश्य फलन हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि है जेड बराबर 8,000 एक्स जोड़ 12,000 वाई। इसको हमें अधिकतम करना है। ठीक है, जो कि हमारा जो भी सकल लाभ निकलेगा हम उसे अधिकतम ही करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके जितनी भी समीकरण या फिर व्यवरोध निकले हैं उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सीधे सीधे करेंगे, x को 0 रखा, y का मान निकाला जिससे हमारी एक बिंदु आ जाएगी। फिर y का 0 रखा और x का मान निकाला जिससे हमारी दूसरी बिंदु आ जाएगी। इस तरह हमें, देखिए यहाँ पे है गणने का व्यवरोध, मतलब कि कितने श्रम घंटे उसे लग रहे हैं, यह उसकी समीका है। ठीक है, तो इसको चलिए ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले हमने x को 0 रखा, जैसे ही हमने x को 0 रखा यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 0 जोड़ 4 गुणा y, जो कि 60 के बराबर है। ऐसे 3 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, 4 गुणा 22 हो जाएगा 60 के बराबर। मतलब एक बाई कितना आ जाएगा, 60/4, तो वह आ जाएगा 15। तो बाई बराबर आ गया 15। यहाँ से x है 0, बाई है 15, तो हमारी बिंदु क्या आ जाएगी 0,15। चलिए, हमारी एक बिंदु निकल आई है। अब दूसरी बिंदु निकालेंगे। तो हमारी दूसरी बिंदु के लिए हमने बाई का मान रखा 0। तो चलिए, जैसे ही हमने बाई का मान 0 रखा, इक्वेशन बन जाएगी 3x जोड़ 4 गुणा 0, 4 गुणा 0 हो जाएगा 0। ठीक है, जो कि होगा अपनी 60 के बराबर। तो हमने 3x बराबर हो जाएगा 60, और x बराबर हो जाएगा 60/3। तो यहाँ से x का मान निकल आएगा 20। तो हमारी बिंदु क्या निकल आई, 20,0, क्योंकि यहाँ पर x का मान 20 था और y का मान 0 था। तो चलिए, अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और जब उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी पहली बिंदु क्या है 0,15। तो 0, यहाँ पर x का मान 0 है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि यह बिंदु बाई अक्ष पर आने वाली है। तो देखिए, बाई अक्ष रखा हमारा यहाँ, ये जो भी सीधी लाइन है इसे हम बाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो बाई अक्ष पर हमारा 15 मान कहाँ होगा, देखिए 10 और बीच के बिल्कुल बीच में हमारा बाई का मान 15 होगा। तो एक बिंदु हमारी ए आ गई। ठीक है, जैसे ही हमारी एक बिंदु आ गई, उसके बाद हम अपनी दूसरी बिंदु प्लॉट करेंगे। हमारी दूसरी बिंदु क्या है, 30,0, 30।
30, यहाँ पे 30 देख लीजिए, एक्स का मान है, बाई का मान है यहाँ पे 0 है। जैसे ये आपने देखा कि बाई का मान 0 है, यह बिंदु हमारी एक्स अक्ष पर आने वाली है। देखिए ये रहा हमारा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर यह बिंदु आएगी। और यहाँ पर एक्स का मान कितना है, 30। 10 20 30, 30 पर देख लीजिए, इस 30 पर एक्स का मान 30 है और बाई का मान 0 है। तो ये रही हमारी दूसरी बिंदु। जब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे, जैसे ही हमने दोनों बिंदुओं को जोड़ा, हमारी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन ये आ चुकी है। सॉरी, ये मैंने आगे का पढ़ा दिया। वो चलिए आगे की बिंदु है, हम पहले की बिंदु देख लेते हैं। तो यहाँ पर था कि बाई बराबर 0। यहाँ पे 3x जोड़ 4 गुणा 0, 4 गुणा 0 है, यह होगा हमारे 60 के बराबर। तो यहाँ पे x का मान आ गया था 20 और हमारी बिंदु आ गई थी 20 0। तो पहली बिंदु हमने देख ली थी 0 15, जो कि 10 और 20 के बीच में यहाँ पर बाई अक्ष पर आ गई थी। दूसरी बिंदु थी हमारी 20 0, जो कि आ गई थी 20 यहाँ पर एक्स अक्ष पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की बाई का मान 0 है। तो बाई यहाँ पर यह बिंदु एक्स अक्ष पर आने वाली है। तो जैसे ही हमारी दोनों बिंदु आई, हमने दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया था। तो हम फिर देख रहे थे एक्स जोड़ 3y जो कि 30 के बराबर है, इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान पहले हमने जो 0 रखा, तो आ जाएगा 0 जोड़ 3y जो कि 30 के बराबर है। यहाँ से बाई का मान आ जाएगा 10। जैसे बाई का मान 10 आया, हमारी बिंदु आ जाएगी 0 10। बिंदु हमारी 0 10 आ गई। तो देख लीजिए, हमारी 0 0, एक्स का मान यहाँ पर 0 है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक्स का मान 0 कहाँ पर होता है, बाई अक्ष पर। देखिए बाई अक्ष ए रहा, इस पर 10 बाई का मान है, तो ए बिंदु हमारी एक आ जाएगी। और दूसरी बिंदु के निकालने के लिए हम बाई का मान 0 रखेंगे। जैसे ही हमने बाई का मान 0 रखा, यहाँ से आ जाएगा x जोड़ 3 गुणा 0 30 के बराबर। यहाँ से x का मान आ जाएगा सीधे सीधे 30। तो हमारी बिंदु आ जाएगी 30 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बाई का मान 0 है, तो यह बिंदु सीधे सीधे एक्स अक्ष पर आने वाली है। तो एक्स अक्ष रहा हमारा ए वाला अक्ष। तो यहाँ पर एक्स का मान है 30 और बाई का मान है 0, तो हमारी बिंदु ए आ जाएगी। जब हम दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे तो हमारी एक सीधी लाइन मिल जाएगी। और बाद में मैंने आपको बता दिया था, यह एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए सभी जगह आ जाती है कि एक्स 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, बाई 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। एक्स 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, एक्स 0 के बराबर कब होता है, बाई अक्ष पर। तो ये रहा हमारा बाई अक्ष, देख लीजिए। बाई अक्ष पर एक्स 0 से बड़ा है, तो इसके जो भी सीधे हाथ की साइड जो भी रेखांकित क्षेत्र आएगा या फिर सुसंगत क्षेत्र आएगा, वही हम लेंगे, और उल्टे हाथ वाला नहीं लेंगे। और यहाँ पर है बाई 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं बाई 0, 0 कब होता है, बाई 0 होता है हमारा एक्स अक्ष पर। तो यह रहा हमारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर हमारे बाई का मान 0 हो जाएगा। और बाई 0 से बड़ा कब है, जब हम एक्स अक्ष के ऊपर आते हैं। एक्स अक्ष के हम नीचे जाएंगे तो बाई 0 से छोटा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। तो एक्स अक्ष के हम जब ऊपर आएंगे, तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हमने 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को सुसंग वो ग्राफ पर प्लॉट कर लिया है। अब हम देखेंगे, इन दोनों का मैंने यहाँ बता दिया है कि सुसंगत क्षेत्र कहाँ पर आएगा। इन दोनों का और बता देता हूँ। तो मैंने इनका सीधा सीधा बताया था कि आप 0 0 इस बिंदु को रख के लिख लीजिए। जैसे हम इसमें 0 0 रखेंगे, यह आ जाएगा 0 जो कि 60 से कम है। यह बिल्कुल सही है, तो इसके नीचे वाला क्षेत्र ही हमारे सुसंगत क्षेत्र में आने वाला है। ठीक है, और ऊपर वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, इसमें भी हम 0 0 रखेंगे। जैसे ही हमने 0 0 रखा, यह आ जाएगा 0 30 से कम है या फिर 30 के बराबर है। तो 0 30 से कम है, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें भी नीचे का क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, और ऊपर का क्षेत्र हम रेखांकित क्षेत्र के अंदर नहीं लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि रेखांकित क्षेत्र या फिर सुसंगत क्षेत्र वही क्षेत्र है। ठीक है, अब हम जब चारों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो कुछ हमें इस तरह का आलेख मिलता है। इस तरह के आलेख पे आप देखे हुए कि फिर से हमें रेखांकित क्षेत्र या फिर सुसंगत क्षेत्र मिल गया है, और इसमें चार कोणीय बिंदु दी गई हैं। तो आप देख लीजिए, चार कोणीय बिंदु क्या है, ए है हमारी 20 0, बी है हमारी 12 6, सी है हमारी 0 10, डी है और 0 ओ है हमारी 0 0। और देख लीजिए आप,
0,0 पर स्थित है। ठीक है। तो ओ ए बी सी, देखिए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी यह हमारा छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र भी बोलते हैं, इसे हम सुसंगत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, और यह क्षेत्र हमारा परिबद्ध है। ठीक है। अब आप बी बिंदु कैसे निकालेंगे, जो मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि बी बिंदु निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी दो लाइन उन्हें कट कर रही हो उन दोनों लाइन को एक साथ सॉल्व कर दीजिए। देखिए, तो एक लाइन है हमारी 3x जोड़ 4y जो कि हमारे 60 के बराबर है, और दूसरी लाइन है हमारी x जोड़ 3y 30 के बराबर है। ठीक है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, हम उन्हें हल करेंगे तो हमारी ये वाली बिंदु भी आ जाएगी। अब हम देखेंगे तीनों बिंदुओं पर जेड का मान। ठीक है। तो पहली बिंदु है हमारी 0,0, 0,0 हम जब इसमें रखेंगे तो यह आ जाएगा 8,000 गुणा 0 जोड़ 12,000 गुणा 0। ठीक है। तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 0। अब ए बिंदु है हमारी 20,0, यहाँ पर हम जेड का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8,000 गुणा 20 जोड़ 12,000 गुणा 0, क्योंकि यहाँ पर बाई का मान 0 है। ठीक है। तो यहाँ से जेड का मान सीधा सीधा निकल आएगा 1,60,000। ठीक है। अब हम बी बिंदु देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बीच में है, जहाँ पर हम वो है 12,6, यहाँ पर हम जेड का मान निकालेंगे, वह आएगा 8,000 गुणा 12 जोड़ 12,000 गुणा 6। तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 8,000 गुणा 12 होता है 96,000, और 12,000 गुणा 6 होता है 72,000। तो इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो जेड का मान आ जाएगा 1,68,000। ठीक है। अब बिंदु सी पर हम जेड का मान निकालेंगे, तो हमारे लिए बिंदु सी दी गई है 0,10, 0,10। तो यहाँ से हम जेड का मान निकालेंगे 8,000 गुणा 0 जोड़ 12,000 गुणा 10, चूंकि यहाँ पर जेड का मान एक्स का मान 0 है। तो ठीक है, जेड का मान क्या निकल आएगा, 0 जोड़ 1,20,000। तो जेड का मान निकल आया 1,20,000। तो ठीक है, हमने जितनी भी चारों कोणीय बिंदु हमें दी गई थी उस पर हम जेड का मान निकाल चुके हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक कोणीय बिंदु का उद्देश्य फलन जेड का मान की गणना की गई है। ठीक है, हम जेड का मान निकाल चुके हैं, जैसे कि निम्न सारांश में दिखाया गया है। ठीक है। तो कोणीय बिंदु हमारे पास है ओ 0,0, जहाँ पे जेड का मान आया है 0। फिर है हमारे पास बिंदु 20,0, जहाँ पे जेड का मान आया है 1,60,000। फिर हमारे पास है बिंदु 12,6, जहाँ पे जेड का मान आया है 1,68,000। फिर हमारे पास है बिंदु सी जो कि है 0,10, वहां पर हमारा जेड का मान आया है 1,20,000। तो यहाँ से ठीक है, तो हम सीध बी 12,6, आप देख सकते हैं कि सारे मान जितने भी जीरो, 1,60,000, 1,68,000 और 1,20,000, इन सभी में से 1,68,000 जो कि बिंदु बी पर स्थित है 12,6, वहां पर जेड का मान अधिकतम पाया गया है। तो सीध 12,6 पर जेड का अधिकतम मान 1,68,000 पाते हैं। अतः कंपनी का नमूना ए को 12 नग तथा नमूना बी को 6 नग को उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाने के लिए करना चाहिए, और अधिकतम लाभ 1,68,000 होगा। तो ठीक है, हमें अधिकतम लाभ भी निकालना था, जो कि हम वो भी निकाल चुके हैं, जो कि है 1,68,000। और हमें ये भी बताना था कि ए नमूने हमें कितने बनाने चाहिए तथा बी नमूने हमें कितने बनाने चाहिए, ताकि हमारी कंपनी का लाभ अधिकतम हो। तो यहाँ से देख लीजिए, हमने एक्स को ए नमूना माना था, और वाई को बी नमूना माना था। तो बी बिंदु पर हमारा लाभ अधिकतम है, तो एक्स को ए माना था। तो 12 हो गए हमारे ए, और 6 हो गए हमारे बी। तो 12 ए नमूने और 6 बी नमूने बनाएंगे, तभी हमारी कंपनी का लाभ अधिकतम होगा। तो ठीक है, और हमें यहाँ पर अधिकतम लाभ जो कि है 1,68,000 वो भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अधिकतम लाभ भी निकाल लिया, और सभी कोणीय बिंदु का मदद से हमने ये भी निकाल लिया कि नमूने ए और नमूना बी कितने बनाना चाहिए, ताकि जिससे उसका लाभ अधिकतम हो। यहाँ पे न्यूनतम लाभ हमें, न्यूनतम क्यों ही निकालेंगे हम लाभ, क्योंकि लाभ तो हम अधिकतम ही निकालेंगे। ठीक है। तो आज हम उत्पादन संबंधी समस्या, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपने नमूनों के बारे में, मतलब कंपनी वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण 9 जो कि आहार समस्या। ठीक है। तो इसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और मैं आशा करूंगा कि आज जो आपने उदाहरण 8 पढ़ा है उसको एक बार आप खुद जरूर करके देखना, और ग्राफ को जरूर अच्छे से बनाना।
जिससे इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और आप उदाहरण 9 भी करके देख लेना, अगर आपसे बन जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और अब आपको पता ही चल गया होगा कि समीकरण व असमीकरण और तथा उद्देश्य फलन हम उदाहरण के अंदर से कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। पहले हमें समीकरण व असमीकरण और जो भी उद्देश्य फलन दिया होता था वो हमें सीधा सीधा दिया होता था। लेकिन अब हम उदाहरण के अंदर से निकालते हैं कि हमें उद्देश्य फलन व समीकरण और असमीकरण कैसे निकालते हैं, तथा उनकी मदद से हम आलेखीय विधि से हम अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।